मुंबई के जो नाइट क्लब्स हैं वो सुरक्षित हैं? कितना पैसा लगता होगा? 10 लाख महीने का? आज हमारे साथ हैं शालिनी चौधरी। पुलिस के हफ्ते के बिना तो नाइट क्लब नहीं चल सकता। जब मैं इतना देती हूँ आपको, तो आप क्राइम को बढ़ावा तो अपने डिपार्टमेंट ही देते हैं। पुलिस ने रेड मारी है। अरे मोदी जी उनकी इज्जत करते हैं आर्मी वालों की, और तुम उन पे डंडे बरसा रहे हो। क्लब लाइन भी एक माफियाओं से भरी हुई है। ऐसी दुनिया में चली गई जो कि पूरी तरीके से अपराध जगत को रिप्रेजेंट करता है। मेरे साथ अटैक हुआ था, 50 से 60 लोग आए और गाड़ी पे ताबड़तोड़ उन्होंने, कोई चाकू ले रहा है, कोई पिस्टल ले रहा है। उस अटैक तो मेरे ऊपर किया इन लोगों ने। मंत्री मिनिस्टर के फ़ोन आ रहे हैं, कुछ हुक्का नहीं, कोई ड्रग्स नहीं, कुछ नहीं, बस अपना आओ, एंजॉय करो, पार्टी करो। चूतियाओं से और चुनौतियों से तो मेरा बचपन का नाता रहा है। 6 से 7 CR का इन्वेस्टमेंट हुआ था। 6 से 7 करोड़। हाँ। लोकल गुंडे होते हैं या पैसा वसूलने वाले पत्रकार हो, RTI एक्टिविस्ट होते हैं, इन लोगों से कभी कोई परेशानी नहीं हुई? एक लेडीज़ थी, एक न्यूज़पेपर चलाती है वो, और ये बोली अगर 1 लाख रुपए महीना नहीं दिया तो मैं छापूंगी। अगर अपने मेरे बेटे को बाहर नहीं निकाला 10 मिनट में तो मैं पुलिस स्टेशन में आग लगा दूंगी। 50 लाख रुपए। हाँ। और वो 50 लाख हजम करना चाहते हैं। हाँ आपको ऐसा लगता है कि जो नाइट क्लब्स हैं उसमें ड्रग्स सबसे बड़ी चुनौती है? बिल्कुल, मैं तो चाहूँगी आए मेरे साथ और हम लेडीज़ गैंग बनाएं। लेडीज़ माफिया। एक साधारण बिजनेस शुरू किया और वहाँ से मैं माफिया बन के निकली हूँ, लेडी डॉन। और ये डॉन जो बनी मैं इससे क्लब से ही बनी। नमस्कार, मैं हूं विवेक अग्रवाल और आप हैं आज एक बार फिर एक नए अंक में, एक नए एपिसोड में 5V मीडिया के साथ। हम आपको हर बार समाज के कुछ अलग अलग ऐसी कहानियां, ऐसे किस्से या ऐसे लोगों से रूबरू कराते हैं जो आपने कभी देखे सुने नहीं होंगे। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं शालिनी चौधरी। शालिनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका 5V मीडिया में। थैंक यू सर। शालिनी जो है उनके बारे में ये बताना चाहूंगा कि वो हैं तो मूलतः अदाकारा, फिल्मों में, सीरियल्स में, सीरीज में एक्टिंग करती हैं, लेकिन उन्होंने कुछ समय तक ऐसा काम भी किया है जिसकी वजह से मैंने पाया कि इनकी शख्सियत जो है एक आम अदाकारा से अलग है, और वो है एक नाइट क्लब का संचालन करना। मुंबई जैसे शहर में जहां नाइट क्लब्स बड़े बदनाम माने जाते हैं और जिस पर पुरुषों का पूरा एकाधिकार है, उस कारोबार में अपनी सत्ता जमाना, अंगद की तरह पांव जमा करके उस काम को करना कोई शालिनी से सीखे। और उन्होंने ये स्थापित कर दिया कि जिस क्षेत्र में मर्द सबसे आगे हैं उसमें स्त्रियां भी अपना सिक्का जमा सकती हैं। शालिनी से हम इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार उन्होंने अपना जो एक्टिंग का पेशा है उसके साथ साथ में ये नया काम क्यों शुरू किया। मुझे ये बताइए कि आप एक्टिंग कर रही थीं, बहुत कुछ अच्छा सब चल रहा था, अचानक ये कीड़ा क्यों काटा कि ऐसी दुनिया में चली गई जो कि पूरी तरीके से अपराध जगत को रिप्रेजेंट करता है? सर मुझे ये अपराध लगा ही नहीं कभी। अच्छा। मैं तो कभी नाइट क्लब या कभी किसी के क्लब डिस्क कभी नहीं गई लाइफ में। तो जब मैं ऑफिस पे बैठती थी तो मेरा फिल्म चालू था, हलाहल का शूट चालू था और क्राइम पेट्रोल चालू था। तो बच्चे आके और मेरा भाई आके वो बड़ी-बड़ी बातें करते थे, नाइट क्लब में ये होता है, इतनी इनकम होती है, तो हम भी करते हैं। तो मैंने उनको बोला कि मेरे को तो आइडिया है ही नहीं इस चीज़ का, मेरे लिए तो न्यू बिज़नेस है। तो नहीं, हम ये इतना कमाएँगे, ये करेंगे। मैंने नॉर्मल ऐसे ही हाँ बोल दिया कि चलो करते हैं। अगर बच्चों का मन है तो उनके लिए करते हैं। सर लेकिन मैंने एक नॉर्मल व्यवसाय करके उसको खोला, ओपन किया, तो बड़ी अच्छी दुनिया लग रही थी। बड़े लोग एक्साइटेड थे, नाइट क्लब खुल रहा है, ये है, वो है। बट जब उस दुनिया में मैंने कदम रखा, तो वो दुनिया एकदम, एक बोलते हैं ना माफिया, तो वो क्लब लाइन भी एक माफियाओं से भरी हुई है। इसलिए मैंने कहा कि ये तो अपराध जगत को रिप्रेजेंट करती है। और आपके जैसी महिला, आप एक सेवानिवृत्त सेना अधिकारी के घर से आती हैं और अचानक से आप ऐसी दुनिया में चली जाती हैं जिसकी तरफ इंसान अचरज से तो देखेगा ही। एक डर और खौफ का मामला भी बनता है कि अब तो आप जो है एक्ट्रेस के बदले में क्लब क्वीन हो गई हैं। तो आप
आपने जब ये काम करना शुरू किया, पुरुषों के एकाधिकार को चुनौती दी, आपको क्या समस्याएँ आनी शुरू हुई? समस्याएँ तो सर बहुत आई कैसे मसलन? और चुनौतियाँ तो अभी ये एक शब्द बोलूँगी मैं कि चूतियाओं से और चुनौतियों से तो मेरा बचपन का नाता रहा है। तो जो चुनौतियाँ हैं वो मैं एक्सेप्ट करती हूँ जी। और जो चूतियाँ हैं उनको लात मार के निकाल देती हूँ मैं। अच्छा। अब किसी के माथे पे तो लिखा रहता नहीं कौन किस माइंड से आ रहा है यहाँ पे। हुँ, बट सर ये था कि हाँ, एक लेडीज़ होने के नाते तो बहुत चुनौतियाँ सामने आई और एक जैसे आपने बोला मर्दों की दुनिया में एक औरत का कदम रखना, तो उसमें सबको ये लगता था अरे ये देखो नाइट क्लब चलाएगी ये, इसको कुछ आता नहीं है, गाँव से आई है, यूपी से आई है, ये क्या नाइट क्लब चलाएगी? क्योंकि नाइट क्लब की जो दुनिया है ना सर वो एकदम माफिया को बढ़ावा मतलब माफिया का पूरा राज चलता है वहाँ पे। मैंने जो वहाँ देखा, माफियाओं के सामने मैंने गवर्नमेंट को झुकते देखा है, ऑफिसर को झुकते देखा है मैंने। मैंने पुलिस मेरी ऑफ़िसर्स आँखों से को। यस मेरी आँखों से देखा है मैंने। कभी किसी का कॉल आ रहा है कि नहीं हम तो क्लब चलने ही नहीं देंगे। अरे भाई क्लब मैंने लिया है, पैसे मैंने लगाए हैं, आप कौन होते हो नहीं चलने देने वाले? तो चुनौतियाँ तो सर हर दिन थी मेरे साथ और ज़्यादा अपने काम से जवाब दिया लोगों को। मैंने अपने आत्मविश्वास रखा मैंने क्योंकि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो चुका था। कितना इन्वेस्टमेंट किया था आपने? सर उसमें 6 से 7 सीआर का इन्वेस्टमेंट हुआ था। 6 से 7 करोड़? हाँ। अरे! और एक छोटी-सी जगह के लिए इतना पैसा कैसे लगेगा? सर मैंने वो एकदम लग्ज़री बनाया था ना हुँ, कोई आए तो उसको लगे कि कोई मनोरंजन के लिए आ रहा है। अगर हमने कोई जगह ली है, हम भी कहीं जाएँगे तो हमें भी लगना चाहिए कि हम कहीं जा रहे हैं तो माइंड फ्रेश हो, वहाँ पे हमारी सेवा अच्छी रहे, हमारे जो मैनेजर्स हैं, हमारा स्टाफ है उनको अच्छा खाना दें, अच्छी सेवा करें उनकी। और एक जगह होती है कि वाइब होती है, कि आप कहीं बैठो तो आपको अच्छा फ़ील लगे और आप थैंक यू बोल के जाओ। कि नहीं बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, तो वो सबसे ज़्यादा खुशी मिलती थी मुझे। मैंने सुना था कि आपने तो सिर्फ़ वो छत पे लाइटें लगवाने में कुछ 50-60 लाख या 1 करोड़ खर्च नहीं कर सर दिया था 70 कुछ। लाख रुपए हाँ, 70 लाख रुपए खर्च कर 70 नहीं दिया था। 70 लाख रुपए। तो इतना पैसा लाइटिंग में क्या मतलब कैसे? क्यों? सर वो लाइटिंग मतलब ये समझ लो कि पूरे बॉम्बे में जो लाइटिंग थी वो सिर्फ़ अपने क्लब पे वैसी लाइटिंग थी वो रनिंग वाली लाइट थी और पूरे में वैसी चलती थी। वो सिस्टम के मतलब आपने पैर रखा लाइटिंग चालू हो गई, अच्छा, वैसी लाइटिंग थी। मतलब पूरा सेंसर बेस्ड था। यस, यस, यस। तो मुझे मुझे ये एक चीज़ कठिनाई हो रही है कि आप जिस परिवेश से आती हैं, जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि से आती हैं, आपके माता-पिता, आपके बुजुर्गों ने इस बात का विरोध नहीं किया कि ये तो हमारा काम नहीं है, तुम क्यों कर रही हो? सर विरोध तो सब करते हुँ, हैं। विरोध तो किया कि अभी देखो ये नाइट क्लब चलाएगी, एक लेडीज़ है क्योंकि लेडीज़ जब एक नाइट क्लब में पैर रखती है ना तो लोगों की थिंकिंग चेंज हो जाती है। और पूरे मुंबई में एक लेडीज़ का नाइट क्लब की ओनर होना बहुत बड़ी बात थी। आप वो चीज़ आप समझ सकते हो। जी, और सब उसको खींचने में लगे कि नहीं ये तो कुछ लोगों ने ये भी बोला कि नहीं आप तो हमारा धंधा खराब कर रहे हो। बहुत लोगों की धमकियाँ आई मेरे को। किनकी मसलन? मतलब पॉलिटिक माफिया हमारे ये क्या बोलते हैं अपने मीडिया वगैरह सब ये बहुत सारे रोज के मेरे चैलेंज थे डेली मैं डेली जाके बैठती थी वहां पे ऑफिस से निकल के मैं सीधी क्लब जाती थी तो रोज के मेरे को चैलेंज होते थे लेकिन मैंने सबको जवाब दिया सर अपने काम से और मैंने बोला ना जैसे चुनौतियां को रखा उनको अलग हटा दिया तो वो इधर से सुन के इधर निकाल देती थी सामने आके जिसको बात करनी सामने आके बात करो बिल्कुल। क्योंकि मैंने जो सारी चीज़ें हैं ना मैंने मौका सर इसलिए नहीं दिया किसी को कि मैं लीगल वे में सारी चीज़ें की थी। मैंने जैसे बहुत सारे अपने वो होते हैं लाइसेंस होते लाइसेंस हैं। वगैरह होते हैं, लिकर लाइसेंस हो गया, फूड लाइसेंस हो गया, फायर लाइसेंस मतलब उस पे ज़्यादा मेरा ध्यान था। क्योंकि मेरे को पता है मेरे को यहाँ पैर जमा के रख मतलब एक चेयर पे बैठना और उस पे बने रहना तो बहुत मुश्किल होता है लेडीज़ के लिए। हुँ, और मुझे मालूम था कि ये जहाँ से ये उँगली करेंगे इसी पे करेंगे, ये तो अटैक करेंगे तो ये इसी पे करेंगे। तो उसकी वजह से मैं लीगल पे पूरा ध्यान रखती हूँ। तो कितने तरह के लाइसेंस आपको लेने पड़े? कुछ 50, 60, 70, 100 कितने बहुत लाइसेंस सारे लगे? सर गिनती नहीं है। बहुत सारे मतलब मेडिकल का उसका हॉस्पिटैलिटी का, फिर फायर का हो गया, फूड का हो गया, किचन का हो गया, लीकर का हो गया और बहुत सारे लाइसेंस होते लाइसेंस लेने के लिए रिश्वतें चुकानी पड़ी? हैं। यस सर। कैसे? उसके कितना बिना तो कितना होता ही नहीं। पैसा किस तरह की चीज़ों में लाइसेंस में आपको कितना-कितना पैसा देना पड़ा? सर ये स्टाफ करता था लेकिन आपको अंदाज़ा तो होगा। पूरा टीम थी, टीम वर्क अब तो होता था। आप चला नहीं रही हैं क्लब, है हाँ। ना? अब तो आपने वो काम बंद कर दिया है और मुझे लगता नहीं है कि आप दोबारा कभी इस काम को तो करना चाहेंगी।
नहीं, ऐसा नहीं है, अच्छा। कर सकते हैं कुछ पता नहीं लाइफ का। तो यानी अभी आप एक्सपीरियंस ज़्यादा हो गया ना सर, हुँ, वो मैंने नॉर्मल व्यवसाय चुन के उसको खड़ा किया, हुँ, लेकिन वो मेरे को इतना मतलब बना के गया है वो हुँ, कि जो माफियाओं से डिपार्टमेंट से मैंने सबसे टक्कर ली है, तो उन्होंने मेरे को ना एक वो बना दिया वज्र, हुँ, तो डर का डी भी खत्म हो गया मेरे अंदर। अच्छा। तो अभी तो डी के आगे फिर तो कुछ बचा ही नहीं ना, जब डर का डी ही खत्म हो गया तो आगे क्या बचा? अब वो कही जाती है ना बात कि डर के आगे जीत है। वो जीत पार की आपने जीत भी पार कर ली है। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये जो पूरा का पूरा खेल है, इसमें आम लोग जो हैं, जो कस्टमर आपके आते हैं, ये सब हैं, नाइट क्लब को वो एक अलग दृष्टि से देखते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? नाइट क्लब क्या है आपकी निगाह में? सर, नाइट क्लब एक मनोरंजन के लिए बनाया गया है और लोगों ने इसको गलत वे में इसको किया हुआ है कि नाइट क्लब मतलब जैसे कि क्या सोचते हैं कि बार है, लड़कियां नाच रही हैं, डांस बार के लेवल में इसको लोगों की थिंकिंग है इसमें। लेकिन ये एक क्या होता है कि एक डांस हो गया, जैसे अभी किसी पूरा हफ्ता लोग काम करते हैं, सैटरडे संडे लगता है कि चलो निकलते हैं, तो एक एन्जॉयमेंट के लिए वो है। उस उसमें हमारे लिए सब बराबर है। उसमें कोई नेता है या अलग-अलग उससे लोग आते हैं, कोई पॉलिटिक्स है, कोई स्टार है या नॉर्मल इंसान है, हमारे लिए सब बराबर है वहाँ पे। और सब आते थे, एन्जॉय करते थे और अच्छे से थैंक यू बोल के जाते थे, तो सबसे बड़ी खुशी तो वो होती थी। मैंने सुना है कि जितने भी नाइट क्लब्स हैं, उनमें अमूमन ड्रग्स चलता है और दूसरी चीज़ ये है कि वो प्रोस्टिट्यूशन के लिए या पिकअप जॉइंट्स के रूप में काम चलता है वहाँ पे, कि वहाँ से लोग जो हैं लड़कियाँ लेकर के और जाते हैं। ये जो प्रवृत्ति है, इससे निपटना आपके लिए कितना मुश्किल था और आपने अपने यहाँ ये चीज़ होने दी कि नहीं होने दी? सर, इससे निपटना मैंने मेरा जो स्टाफ था, जो मैंने एक्स्ट्रा स्टाफ रखा हुआ था, जो बाउंसर थे, लेडीज़, जेंट्स फ्लोर पे थे, तो कम से कम 110 का स्टाफ था मेरा और मेरे रूल्स थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं। हमने बिज़नेस किया है ये इसको गंदगी नहीं बनाया है हमने इसको कि पिकअप पॉइंट हो गया या जैसे ड्रग्स हो गया या लड़कियों का सप्लाई हो गया, वो मेरे यहाँ बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना था। पूरे स्टाफ को भी मैंने ये बोल मतलब मैंने सबको ऐसे लाइन से खड़ा करके बोला अगर किसी ने भी गलत एक्टिविटी यहाँ पे की, तो पुलिस स्टेशन में मैं दूँगी सामने। तो मेरे ना थोड़े रूल्स स्ट्रिक्ट है, तो वो सब चीज़ों को मैंने कभी अलाउ नहीं किया उन सब चीज़ों को। और एक-एक नाइट क्लब चलाना है, डेली बेसिस पे चलाना है, पूरी-पूरी रात चलना है और चूँकि रात में क्लब चलता है, तो रात में आपको स्टाफ तो हैंडल करना ही है, मेल स्टाफ के लिए उतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वुमन स्टाफ भी होता है। उनके साथ में क्या चैलेंजेस आपको झेलने पड़े? सर चैलेंजेस ये थे कि अभी आप दिन में जो व्यवसाय करते हो, तो दिन का तो नॉर्मल डे ईज़ी होता है, लेकिन जो नाइट का होता है वो टफ होता है चीज़ें, उसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। अभी नाइट क्लब है जैसे कोई ड्रग्स के लेके आ रहा है या कोई बाहर से कुछ गलत चीज़ें लेके आ रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, तो वो उनकी फैमिली को भी देखना पड़ता था, जो अपना लेडीज़ स्टाफ था, उनकी फैमिली को देखना, उनकी नींद भी देखनी है, उनको रेस्ट भी मिलना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें मैं मैनेज करती थी। एक मैंने पूरा प्री प्लानिंग किया हुआ था, कब किसको कैसी सुविधा देनी है। और ये नाइट क्लब जो होते हैं, उनका डे में कोई ऑपरेशंस नहीं होता? डे में कभी-कभी पार्टियाँ होती हैं, इवेंट्स होते हैं, जैसे कॉर्पोरेट वालों के इवेंट्स हो गए, तो वो होते हैं। मेरे यहाँ होते थे, दिन-रात चलता था। अच्छा। हाँ जी। और अमूमन जो है एक नाइट क्लब में अगर परसेंटेज वाइज़ मैं समझना चाहूँ, तो कितना प्रॉफ़िट मार्जिन है? क्योंकि एक नॉर्मल साधारण सा एक जो रेस्टोरेंट होता है, वो भी 200% का बिज़नेस करता ही है। जिन रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में लिकर बिज़नेस होता है, वो 300-400% तक प्रॉफ़िट में जाते हैं या बिज़नेस करते हैं। नाइट क्लब क्या इतना या इससे ज़्यादा पैसा कमा पाता है? हाँ, सर ज़्यादा होता है इससे ज़्यादा क्योंकि अपने क्लाइंट्स के ऊपर है। वो तो जो हमारे क्लाइंट्स आते हैं उनके ऊपर है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हम 1 घंटे में 10 लाख भी मार रहे हैं, कभी 1 लाख भी नहीं हो रहा है, तो वो क्लाइंट्स के ऊपर है। जब मोस्टली फ्राइडे, सैटरडे, संडे होता है। हुँ। जो भी प्रॉफ़िट होता है वो वीकेंड पे ही फ्राइडे, सैटरडे, संडे जाता है। मतलब 3 दिन का धंधा है 3 दिन का धंधा है ये, कायदे क्योंकि से। मंडे तो कोई आता ही नहीं है। हुँ। अभी संडे किसी ने पार्टी की या सैटरडे की तो मंडे तो अपना काम करेंगे ना। तो और आपके जो क्लब था, इसमें सबसे ज़्यादा किस तरह के ग्राहक आते थे? किस तरह के ज़्यादा यंगस्टर्स होते थे या ज़्यादा अधेड़ उम्र के होते थे?
मेल्स ज़्यादा या फीमेल्स ज़्यादा, किस तरह के कस्टमर्स, उनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या होता था? सर हर तरह के कॉर्पोरेट से आते थे, ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं था। जैसे अभी कोई टीवी इंडस्ट्री वाले हैं तो किसी का बर्थडे हो गया, बर्थडे पार्टी तो ये ज़्यादा होते थे वहाँ पे, तो पूरा बुक होता था पहले से ही वो। तो हमने उनके लिए एक पार्ट अलग कर दिया था। जैसे इवेंट हुआ या पार्टी हुई या सेलिब्रिटीज़ की या पॉलिटिशियन की, तो वो पार्ट मैंने साइड में कर दिया था कि आम लोगों को और उनको डिस्टर्ब ना हो या फिर किसी के ईगो क्लैशेस ना हो। तो उसमें मैंने अलग-अलग कर दिया था, तो अपना पैरेलल में चलते थे। और ये भी होता था कि आपके जो क्लब में आने वाले लोग हैं, उसमें मेरा जैसा एक आम इंसान आ रहा है और कोई प्रभावशाली व्यक्ति आ रहा है, कोई पुलिस का ऑफिसर अपने यहाँ से कोई गेस्ट भेज रहा है, पॉलिटिशियंस आ रहे हैं, तो उनका बिहेवियर और मेरे जैसे व्यक्ति का बिहेवियर दोनों में फ़र्क होता था? नहीं सर, सबका अलग-अलग नेचर होता है। हर इंसान एक जैसा तो होता नहीं है, लेकिन हम लोगों को मालूम था किसको कैसे सँभालना है। अभी जैसे आप इतने सारे भगवान हैं, तो सबकी अलग-अलग पूजा होती है ना। एक जैसी पूजा किसी की होती नहीं है, तो हमको अभी व्यवसाय कर रहे थे, तो मैं रोज़ बैठती थी, मेरे को मालूम था कि किसका कैसा नेचर है। तो उनके नेचर के हिसाब से मेरे को हैंडल करना पड़ता। पर सारे क्योंकि समय बस ये सोचती थी कि यहाँ कोई आए तो तकलीफ ना हो किसी को। ये ऐसा ना लगे कि हम गए वहाँ पे और हमको वहाँ जाके तकलीफ हुई या प्रॉब्लम हुआ तो दोबारा हम ना जाएँ। मैं ऐसा करती थी कि भई आओ आराम से बैठो, एन्जॉय करो, जाओ। पर ऐसे भी तो लोग आते होंगे ना जो आए हैं मज़े मारने के लिए, अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, बिल नहीं देना चाहते हैं, इनसे कैसे निपटती थीं? अरे सर हाँ, एक ऐसा इंसिडेंस था कि 4 से 5 लोग आए और मैं बाहर बैठी थी टेरेस पे, मेरी चेयर टेबल बाहर रहती थी। मतलब वहाँ अलग था, टेरेस अलग था, तो मैं टेरेस पे रहती थी क्योंकि अभी बिज़नेस के लिए तो बैठना पड़ेगा आपको वहाँ पे। तो 4 से 5 लोग आए और वो 2 दिन से आ रहे थे। तो एक दिन मैं आई नहीं, नेक्स्ट डे मैं आई तो वो उस दिन भी आए। तो उन्होंने खाना-वाना खाया, जो भी ड्रिंक वगैरह लिया, तो वो वहाँ पे दादागिरी दिखा रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, बोलते हैं कि अरे हम उस फलाने गैंग से हैं तो हम बिल देंगे नहीं। अब मेरा मैनेजर आया मेरे पास तो मेरे को बोला कि मैम 4 से 5 लोग हैं और वो कल भी आए थे और वो आज भी आए और वो बोलते हैं कि हम उस गैंग से हैं और हम अ, बिल नहीं देंगे। मैं गई आई बाहर, मैंने बोला क्या हुआ भैया? तो बोलते हैं नहीं हम फलाने गैंग से, हम तो बिल देंगे ही नहीं, हम तो पे ही नहीं करेंगे। मैंने बोला सुन इधर आ। मैंने उसका कॉलर पकड़ा, सर मैंने बोला तू गैंग से है ना तो तेरे को पे करके जाना पड़ेगा। अगर तू ये बोलता मेरे पास पैसे नहीं तो तू रोज़ आके खा के जा। लेकिन गैंग से है तो तू बिल पे करके जा, वो गैंग को मैं देख लूँगी। बता देना कौन-सा गैंग है वो। अच्छा। तो सर ये मेरे को लोगों ने बनाया ऐसा। हुँ। अगर तेरे पास पैसे नहीं तो तू बोल ना, तू रोज़ फ्री खा के जा। क्योंकि गैंग का नाम लेके तू यहाँ हमको डरा रहा है, तो हम बिज़नेस लेके बैठे, डरने वाले तो हैं नहीं। हुँ, हुँ। तो ये इंसिडेंस भी होता था। कोई ऐसा अजीबो-गरीब सिलसिला हुआ या किस्सा हुआ कि आपके क्लब में जो फीमेल आपकी जो ये हैं स्टाफ है, उनके साथ किसी ने छेड़खानी, बदतमीज़ी करने की कोशिश की, आपके साथ भी कभी किसी ने करने की कोशिश की? हाँ, मेरे साथ एक हादसा हुआ था, अटैक हुआ था। कैसे? एक 4 से 5 लड़के थे, तो वो मेरे स्टाफ ने बताया क्योंकि मैंने स्टाफ को स्ट्रिक्टली वो किया हुआ था क्योंकि मैं रूल्स के साथ चलती हूँ, तो मैं बिज़नेस है तो ऐसा नहीं कि अंधे होके कुछ भी करो आप। तो मैंने उनको बोला हुआ था कि कोई भी ड्रग्स वाला एंट्री अंदर ना करे या लीकर से ऊपर का कोई भी नशा व्हाटएवर जो भी है लोग करते हैं। तो उसने वो 4 से 5 लड़के आए हुए थे, तो वो अपर लेवल का नशा किए हुए थे, तो मैनेजर मेरे पास आके बोलता है कि मैम 4 से 5 लड़के हैं और वो मतलब लड़का नहीं बोल सकती मैं, मैच्योर थे, 35 प्लस। तो मैंने बोला नहीं एंट्री नहीं देना है उनको। तो जो स्टाफ लेडीज़ बाहर खड़े थे या जेंट्स खड़े थे जो रिसेप्शन पे रहते हैं, तो उनकी कुर्सियाँ-वुर्सियाँ उन्होंने तोड़ दी। तो हम देख लेंगे, मैंने बोला देख लेना जा। तो एंट्री नहीं दी मैंने, तो नेक्स्ट डे क्या हुआ मैं ऑफ़िस पे थी तो मेरा भाई आया, मेरी ऑडी A4 थी तो वो बड़ी फ़ेमस थी 17 नंबर। तो भाई आया ऑफ़िस पे, भाई बोलता है कि दी मैं आपकी गाड़ी लेके जा रहा हूँ और मेरे को थोड़ा सामान लेके आना है। मैंने बोला ठीक है ले जा। शाम का टाइम था 5 साढ़े 5 बजे का। तो उसमें मेरा एडवोकेट भी था और अपना मैनेजर भी था गाड़ी में क्योंकि ये लोग सामान लेने जा रहे थे। सर पैरल मेंशन के सामने 50 से 60 लोग आए और गाड़ी पे ताबड़तोड़ उन्होंने वो कोई चाकू ले रहा है, कोई पिस्टल ले रहा है, वो सब उन्होंने चालू कर दिया। कोई रॉड ले रहा है लोहे की, काँच-वाँच सब तोड़ दिए गाड़ी के, उनको लगा मैं हूँ गाड़ी में। अच्छा। गाड़ी में था मेरा भाई
मेरे भाई को वेपन भी लगा हाथ में, मैंने उसको एडवोकेट को भी लगा। वो गाड़ी का आगे का काँच ही तोड़ दिया, पीछे का काँच पूरा तोड़ दिया। मेरे पास फ़ोन आया तो मेरे एडवोकेट ने अम्बोली पुलिस स्टेशन में भी फ़ोन किया, वहाँ से पुलिस आई। ये लोग जब तक पुलिस स्टेशन पहुँच चुके थे तो मैं वहाँ गई तो गाड़ी एकदम डैमेज हो गई थी मेरी। वहाँ गई तो उन लोगों को उन्होंने बिठा के रखा तो 4 बजा दिए सर सुबह के एफआईआर नहीं ले रहे। वो उसकी वाइफ़ आ रही है, वो 12 दिन की बच्ची पैरों में रख दिया उसने, कि मेरी 12 दिन की बच्ची है, जो उनमें मेन बंदा था। अरे भाई 12 दिन की तेरी 12 दिन की बच्ची है, मेरा 25 साल का भाई है। अगर उसको कुछ हो जाता तो ये डिपार्टमेंट तो सिर्फ़ पंचनामा करने आते। हुँ। तो उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? सारे ऑफ़िसर लगे हैं, मैम आप छोड़ दो, ये कर दो, रहने दो, सारे वो जो माफ़िया बने बैठे हैं, सबके फ़ोन आने शुरू हो गए, कोई मंत्री, मिनिस्टर के फ़ोन आ रहे हैं। अरे भाई मैंने बोला मेरे को सुनना ही नहीं है किसी का। मेरे भाई पे अटैक हुआ है, अटैक तो मेरे ऊपर किया इन लोगों ने। वो भाई था मेरा, अगर उसको कुछ होता तो उसका जवाबदारी कौन देता? आप लिख के दो मेरे को। सुबह के 4 से 5 बज गए सर, फिर इतने बड़े-बड़े लोग आए, मतलब सारे पुलिस स्टेशन में आ गए, हाथ जोड़ने लगे, पैर पड़ने लगे। मैंने ठीक है जाने दो, फिर मैंने लेट गो कर दिया। वो 12 दिन की बच्ची थी। बच्ची का 12 दिन होना तो चलिए ठीक है, समझ में आता पैरों है। में रख दिया उसने। लेकिन उन लोगों को ये नहीं समझ में आया कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इसका? आप ये तो है, क्राइम को बढ़ावा तो अपना डिपार्टमेंट ही देते हैं। हुँ। वो तो क्राइम को बढ़ावा देना है ना। आज नशे में उन्होंने एक लेडीज़ के ऊपर हमला किया, कल वो किसी और के ऊपर करेंगे। तो वो तो उनको देखना चाहिए था ना वहाँ पे। और ये बंदा कौन था? ये पॉलिटिकली कनेक्टेड हाँ, था, यस। किसी हाँ, हाँ, पॉलिटिकल उसके पार्टी से था? फादर पॉलिटिकल कनेक्टेड थे, हुँ। उस लड़के के। तो उस चीज़ की गर्मी थी उसे। उस चीज़ की गर्मी थी। अच्छा। उस चीज़ की भी गर्मी थी और अपर लेवल का नशा किया हुआ था, नशे में था। अपर लेवल का यानी कोकीन वगैरह, हेरोइन अब ये वगैरह कुछ क्या ऐसा? बोलें? आपको क्या लगता है कि जब एक व्यक्ति सोबर आता है, मैं जैसे आपके यहाँ पे आया, अभी मैंने कुछ कंज़्यूम नहीं किया हुआ है, लेकिन लिकर पीने के बाद में लोगों का बिहेवियर कैसे चेंज होता था? आपने कभी नोटिस किया इसको? सर बिहेवियर अभी वो तो है नेचुरल है। एक तो सोबर वे में जा रहा है, एक फिर ड्रिंक करना तो बिहेवियर तो चेंज होना ही होना है। लेकिन मैंने स्टाफ बहुत अच्छा रखा हुआ था, पूरा प्रॉपर वे में सब लीगली वे में सब लोग मैनेज करते थे। मैनेजमेंट बहुत अच्छा रखा हुआ था मैंने। कभी ऐसा हुआ है कि शराब पी कर के कोई आदमी बहुत ही ज़्यादा नशे में धुत हो गया, वहीं पे उसकी तबीयत हाँ, खराब हो गई? वॉमिटिंग भी करते थे। नहीं, वॉमिटिंग कर देना तो चलिए एक है, होता ही है। लेकिन ऐसी तबीयत वगैरह खराब हो गई, मेडिकल इमरजेंसी आ गई, कभी इस तरह की चीज़ों से आपको हाँ, जूझना पड़ा? 2-3 हादसे ऐसे हुए, जी। तो उनको फिर गाड़ियाँ थी अपने पास तो उनको सुविधा दी सारी। मेडिकल पहुँचाया उनको, ट्रीटमेंट दिलवाया उनको। नाइट लाइफ जो होती है, उसके हिसाब से क्या आप ये मानेंगी कि मुंबई के जो नाइट क्लब्स हैं, वो सुरक्षित हैं? नहीं सर। कैसे? क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं अपने जैसे मैंने ऑब्जेक्शन लिया बहुत सारी चीज़ों पे, तो मेरे को फ़ोन आने शुरू हो गए कि आप मैंने मेरिडनशिप भी लिया हुआ था, तो दोनों साथ में चलते थे। शिप और क्लब मेरा नाइट क्लब साथ-साथ में चालू थे। तो अभी जब मेरा इंडस्ट्री से बैकग्राउंड है, मेरा फ़िल्म इंडस्ट्री से क्योंकि मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, तो एक प्रोड्यूसर की लोग इज़्ज़त करते हैं। तो उसमें क्या होता है सर कि क्राउड आता है और लोगों को सेफ भी लगता है कि लेडीज़ है बैठी है यहाँ पे तो कुछ गलत नहीं होगा। तो मैं शिप पे जा रही थी तो मैं नाम नहीं लूँगी, तो फ़ोन चालू था उनके मैनेजर का। मैं तो माफ़िया ही बोलूँगी उनको। फ़ोन चालू था तो मेरा भाई बोला मैं नए नंबर से फ़ोन उठाती नहीं हूँ। तो मेरा भाई बोला कि दीदी फ़ोन उठा लो ना किसका इतने सारे फ़ोन आए, तो मैंने बोला तू उठा ले। तो उसने फ़ोन उठाया तो बोली मैं साहब का मैनेजर बोल रहा हूँ, मैडम से बात करनी है। तो स्पीकर पे था मेरा भाई बोला कि देख लो ना एक बार कौन है। मैंने बोला क्या हुआ? बोलता है साहब को बात करनी है आपसे, साहब ने आपको ऑफ़िस पे बुलाया है। मैंने बोला कौन से साहब ने बुलाया है? बोलता है कि ये तो नाम लिया उसने। मैंने बोला सुन मेरी बात, तेरे साहब को मेरे से काम है, मेरे को काम नहीं है तेरे साहब से। तो तेरे साहब को मेरे से मिलना है ना तो या तो मेरे ऑफ़िस आए या मेरे क्लब आए, क्योंकि मेरे को क्या काम तेरे साहब से। तो बोलता है कि नहीं आप हमारे पेट पे लात मार रहे हो। मैंने बोला आपके पेट पे मैं कैसे लात मार रही हूँ कि आप हमारा क्लब बंद करवाते हो। मैंने बोला मैंने किसी का क्लब बंद नहीं करवाया। आप सर बताओ कि एक सेक्शन में 22 क्लब हैं और 2 चालू हैं और 20 बंद हैं। तो पेट पे लात कौन मार रहा है? सही बात है। हाँ? पेट पे लात तो आपका शाम 7 बजे आप चालू करते हो और सुबह 4-5 बजे तक 6 बजे तक आपका क्लब चालू है और हमारा 1:30 बजे बंद हो रहा है, तो ऐसी पार्शियलिटी क्यों? तो मैं तो बंद करवाऊँगी। मैंने बोला मैं बंद नहीं करवा रही, मैंने ये बोला कि सबके चलाओ या फिर सबके बंद करो।
2 के साथ क्यों आप मतलब ये 2 दो को क्या छूट क्यों और हमें क्यों नहीं? हाँ, तो 2 क्या आपको कागज़ के देती है और हम प्लास्टिक के देते हैं? सीधी-सी बात है ना। हम भी कर रहे हैं ना बराबर। हाँ। तो बहुत सारी चीज़ें थी सर। यानी मैं पुलिस के हफ्ते के बिना तो नाइट क्लब नहीं चल सकता। ये नहीं, आपकी इस बात सवाल ही से पैदा तो ये नहीं हुआ। हुआ। कितना पैसा लगता होगा? 10 लाख महीने का? सर 6-7 लाख रुपए तो 6-7 रोज़ लाख? रोज़ का तो भाई खाना पीना दारू अलग से? वो सब नहीं करते थे मैं। अच्छा, आप नहीं करती लो थी। और जाओ। आप नहीं करती थी लेकिन दूसरे तो करते ही होंगे। सब करते हैं। क्लब की जो ये चमक दमक भरी दुनिया मेरे है। एक बड़े ऑफिसर ने हाँ, मैं आपकी बात काट रही हूँ। बहुत कोई बड़े बात। ऑफिसर थे, उन्होंने मेरे को चैलेंज दिया था। तो उन्होंने बोला था कि मैं एलएसटी नहीं चलने दूँगा। मैं पर्सनली मिलने गई, तो उन्होंने मेरे को बोला जैसे ही मेरा बेटा बैठा था साथ में, तो जैसे ही एलएसटी का नाम आया उन्होंने उसको अरेस्ट करवा दिया भाई, कि नहीं एलएसटी तो मैं चलने ही नहीं दूँगा। मैंने बोला सर, आप वर्दी वाले हो, एक लेडीज़ आपसे मिलने आ रही है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उससे बैठ के पूछो। आप मेरी वीडियो जो आपको डिपार्टमेंट दिखा रहा है, आप वो देख के ऑब्जेक्शन लिख के रहे हो, एटलीस्ट मेरी तो सुन लो, मैं सामने आई हूँ। हुआ क्या था ये किस्सा जिसके कारण आपको उनके पास जाना पड़ा? सर वो किस्सा ऐसा था कि मेरे अभी हमारा 1:30 बजे बंद होता था क्लब, तो मेरे यहाँ एक लड़की डीजे बजाती थी, उसका बर्थडे था। तो वो मेरे को रिक्वेस्ट करने लगी, मैं बच्चों की तरह रखती थी उनको, स्ट्रिक्ट भी बहुत थी लेकिन मैं उनका ख़्याल भी बहुत रखती थी। तो मैंने उनको वो मेरे को बोली कि दीदी मेरा आज 1 घंटा में हम चला लें क्या क्लब? मेरा बर्थडे है। मैंने बोला अभी बंद कर दो, थोड़ा देर बाद चला लेना और ज़्यादा मत क्राउड लेना, अपने-अपने एन्जॉय करके अंदर-अंदर और चले जाना 1 घंटे के लिए। तो एक बंदा था वो मेरा पुलिस संभालता था, एक्स आर्मी मैन था। तो मैंने उसको बोला अरे तू देख लेना, बोलता हाँ मैम आप टेंशन मत लो, हम देख लेंगे। कोई बात नहीं आप घर जाओ। मैं बोली पक्का घर जाऊँ ना? बोलते हाँ जाओ। सर मैं घर गई हूँ और मैंने चेंज करके नाइट सूट पहना है और एक मेडिसिन लेती थी क्योंकि इतना सारा काम होता था ना, मैं स्लीपिंग पिल लेती थी। कुछ 2 घंटे 4 घंटे तो इंसान सोएगा ना। तो मेरे को फ़ोन आता है कि 1 ही घंटा हुआ होगा मेरे को फ़ोन आता है कि पुलिस आ गई। पुलिस ने रेड मारी है और वो भी 3 थाने की पुलिस। तो मैं ऐसे ही फ़ोन कर रही हूँ, जब मैं गई तो 4-6 लोग थे, तो मैंने बोला कि पुलिस आ गई? तो मैंने बोला 4-6 लोग हैं ना, बाथरूम में बंद कर दो। बोलते 350 लोग हैं अंदर? अंदर। वो लड़की ने क्या किया, मेरे को बोला हम 4 से 6 लोग रहेंगे और उसने अपने जो इंडस्ट्री वाले थे सबको एक कॉल मार दिया। वो सारे उसकी पार्टी में आ गए, उस लड़की की। मैंने बोला उसको, वो जो एक्स आर्मी मैन था, मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने सोचा ये मस्ती कर रहे हैं अंदर से। मैंने बोला अरे क्या हुआ? मैंने बोला, बोलता हाँ मैम हुआ है ऐसा, लेकिन चाबी तो आपके पास है। मैं सर सच बोल रही हूँ क्लियर। हुँ। मैं आई, मैंने जैसी थी मैं गाड़ी में बैठी, मेरे सर्वेंट था तो 5 लाख रुपए बैग में डाले, सर्वेंट को बिठाया, मैं आई यहाँ पे तो 3 थाने की पुलिस और 7 से 8 बड़े डब्बे और 8-9 छोटी गाड़ियाँ, उनको भर के ले जाने के लिए। हुँ। तो मैंने बोला ठीक है मैं आ रही हूँ। तो जब तक उन्होंने क्या किया, उनसे गलती क्या हो गई, उन्होंने एक्स आर्मी मैन को सीसीटीवी कैमरे के सामने डंडों पीठ। से मारा। अच्छा। डंडों से मारा, उसके पूरी स्वेलिंग आई हुई थी, पूरा फेस सुजल रखा उसका। तो उसने मेरे को बोला कि मैम मेरे को मारा। मैंने बोला तो रुक मैं आई। मैं आई सर, तो मैं लिफ्ट से गई तो मेरे नीचे एक ही बंदा मिला, कोई नहीं था बाहर, सब अंदर थे और एक बंदा था जो जर्नलिस्ट था। मैंने उसको बोला भाई आप कैसे यहाँ पे? तो बोलते कि एक पहचान के थे अंदर, उन्होंने बोला भाई ने बोला है कि मालकिन अकेली है। मैंने बोला अरे! तो मैं हँस के ऐसे ही चल दी। सर्वेंट था मेरे साथ में। ऊपर गई सर मैं तो भरा पड़ा पुलिस से, लेडीज़ पुलिस, जेंट्स पुलिस, ये वो सब। तो मेरे को वो बोला ये पहचान के थे ऑफिसर, बोलते हैं मैडम आप गेट खोलो। मैंने खोलती हूँ, लेकिन आपको तो फाइन मारना है ना? और फाइन मारो, कितना मारना है? कि नहीं हम सबको भर के लेके जाएँगे। सर भर के नहीं लेके जा सकते आप। मेरे एक बच्ची का बर्थडे है, मेरे यहाँ वो डीजे बजाती है और मैं उन बच्चों का बहुत ख़्याल रखती हूँ। अगर मैंने 6 से 7 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो क्या मैं इन बच्चों का ख़्याल भी नहीं रखूँगी, तो फिर क्या मतलब है? बोलता नहीं हमें फायर ब्रिगेड को बुला। मैं सर आप किसी को भी बुला लो। बोलता है हम आपकी से बातें नहीं करेंगे, हम तो लेडीज़ से हम बात नहीं करेंगे। अब ये लेडीज़ ही है ओनर, तो आप रात-रात में तुमको आदमी कहाँ से बना के लाऊँ? हुँ। मैंने बोला सर बात मेरे से ही करनी पड़ेगी आपको। तो ऐसे होते-होते सर 1 घंटा हो गया, मैं ऐसे सीढ़ियों पे हाथ लगाया और मैंने सबको निकाला। मैंने बोला हाथ मत लगाना, आपको फाइन मारो जितना मारना है। क्या हो रहा है अंदर में? कुछ नहीं हो रहा है, आपको मैं सीसीटीवी में सब दिखा दूँगी। ना वहाँ पे ड्रग्स चालू है, ना पे हुक्का चालू है, कुछ नहीं है। बच्चे खा रहे हैं, पी रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, मैं आपको सीसीटीवी में, डीवीआर में सब कुछ दिखा दूँगी मैं। तो मैंने बोला सर बना लो वीडियो जितनी बनानी है,
मेरे को भी बता देना, मैं भी तो देखूँ मैं कैसा बोलती हूँ। जब ये ज़्यादा हो गया सर, फिर मैंने बोला कि आप वीडियो बना लो, लेकिन जब मैं इतना-इतना देती हूँ आपको, तो आप उस टाइम तो वीडियो नहीं बनाते किसी की। जब मैं आपको भर-भर के देती हूँ, थर्मस में भर-भर के लेके जाते हो, तो आप वीडियो नहीं बनाते, सबके फ़ोन नीचे। वो सारी वीडियो रुक गई वहीं पे, सबके फ़ोन नीचे हो गए। फिर मैंने बोला सर भला इसी में आप मेरे को कोऑपरेट करो, मैं आपको सब कुछ दिखा दूँगी। मैंने सब लोगों को निकाला, बोलते स्टाफ को भर के ले, मैं किसी को नहीं भर के लेके जा सकते, आप फाइन मारो। उसी को लेके गए पुलिस स्टेशन में जिसको इन्होंने पीटा था। मैंने डीवीआर में दिखाया सब उनको। मैंने डीवीआर में देखा उसको पुलिस वाले को पीटा हुआ है, उसको एक्स आर्मी मैन को पीटा हुआ है। अरे मोदी जी उनकी इज़्ज़त करते हैं आर्मी वालों की और तुम उन पे डंडे बरसा रहे हो। उसका कसूर क्या था? नौकरी कर रहा है ना वो तो। तो सर मैं उसको उसको ही उठा के लेके गए कि तू ही फाइन भरेगा, क्योंकि उसको बिठाना था इन्होंने। पुलिस स्टेशन से 3 से 4 घंटे हो गए, उसको निकलने नहीं दे रहे ये लोग। मैंने बोला जावेद फाइन नहीं भरा, मैंने उसको 50,000 रुपए दिए कि तू फाइन भर। फाइन कितना का था सर? 12,500 रुपए का। मैं गई पुलिस स्टेशन, में लगा तेरे 4 घंटे हो गए जावेद, तेरे को अभी तक फाइन नहीं भरा गया। और मैंने बोला चल मैं तेरे को दवाई दिलवा के जाऊँगी। तो उसको आने ही नहीं दे रहे वो लोग, क्योंकि उसको इतनी-इतनी स्वेलिंग आई हुई थी, नीला हुआ पड़ा था वो बिल्कुल। आया वो, मैं उसको कुपर में लेके गई, मैंने उसका मेडिकल करवाया, फाइन बोलता सर नहीं है। मैं सर तब तो सर को बड़ी लगी थी, अभी तो 4 घंटे से सर गायब हो गई। जैसे ही मैं अम्बोली पहुँची, तुरंत उन्होंने फाइन लिया। उसके बाद मैंने उसका मेडिकल करवाया कुपर में, उसको दवाई दिलवाई, मैंने साहब को फ़ोन मारा, वो भेजा मेडिकल उसका। मैंने बोला सर अभी क्या करना है? 50 पुलिस वालों की वर्दी जा रही है, अब बताओ क्या करना है? तो बोलते नहीं मैम गलती तो है। मैं गलती नहीं सर, एक्स आर्मी मैन पे हाथ उठाया है। आप इतने मतलब आपका स्टाफ इतना अंधा हो गया है कि ये तो देख ली किस पे हाथ उठा रहे हो। तो बोले कि नहीं मैम आप लीगल वे में जाओ, आप राइटिंग में दे दो। और ये मैंने बोला सर मेरे को झगड़ा नहीं करना आपसे। आप अपना काम कर रहे हो, मैं अपना कर रही हूँ, तो दोनों मिलके करते हैं ना। आप कोऑपरेट करो, मैं भी आपको कोऑपरेट करती हूँ। मैंने बोला अभी 50 पुलिस वालों की वर्दी जाएगी, उनके पीछे भी 2-2 लोग तो होंगे ना, जो इनसे उनके घर चल रहे हैं, इनकी वर्दी से इनके घर चल रहे हैं। मैंने बोला 150 लोगों के पेट पे लात नहीं मारूँगी, मैं इतनी बेवकूफ़ औरत नहीं हूँ। आप मेरे को कोऑपरेट करो, मैं आपको कोऑपरेट करूँगी। बट उस टाइम मैंने कुछ किया नहीं, क्योंकि मेरे को भी बिज़नेस करना था, सबसे झगड़े लेके मतलब नहीं था। तो उन्होंने नहीं किया मेरे को कोऑपरेट फिर। 2-4 दिन ठंडा रहा माहौल, तो मैं सीधी फिर वहाँ गई। कहते हैं वहाँ के सीनियर ऑफिसर यानी डीसीपी वगैरह जो भी किसी ऑफिसर के अधिकारी थे, पास, जो भी थे बड़े अधिकारी। आईपीएस के पास किसी। तो उन्होंने मेरे बेटे को उसी टाइम अरेस्ट करवा लिया। अरेस्ट मतलब करवा लिया। इतना कि एलएसटी का नाम आते ही कुछ भी नहीं सुना हमसे। पर मैंने बेटा तो उस क्लब में किसी तरीके से कुछ शामिल भी नहीं नहीं था, है बट ना। मेरे साथ गया था। छोटा ही था वो तो, मेरे साथ गया था बस। सर मैंने फिर वहाँ वो शेर नहीं जाग गई फिर। फिर वो मैंने बोला सर आप मेरी शक्ल पे मत जाना, मैं भी आर्मी वाले की बेटी हूँ और आप वर्दी अभी पहनी है और मैंने बचपन से जब से मैं पैदा हुई ना मैंने वर्दी देखी है। आपका फर्ज था मेरे से पूछना कि आप उनकी सुनते हो तो मेरी भी सुनो ना। एक लेडी चल के आई है तो आपका फर्ज था। और आप अगर अपने मेरे बेटे को बाहर नहीं निकाला 10 मिनट में तो मैं पुलिस स्टेशन में आग लगा दूंगी, मैंने यही बोला। अच्छा। हाँ सर, मैंने बोला अकेली हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ तो मैं गलत नहीं हूँ। गलती आपकी है कि आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैं नीचे आ गई, फोन लिया मैंने, मैं किसी को फोन नहीं किया, मैं नीचे खड़ी हूँ, उन्होंने 10 मिनट में मेरा बेटा बाहर वहां से। तो ये सब चीजें सर मतलब आप मैं बोल रही हूँ, लेकिन जो मैंने फेस किया है वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ क्या फेस किया है। और उन लोगों ने मेरे को ना ऐसा बना दिया कि वो डर का डीवी निकाल दिया। वो साहब का क्या हुआ जो आपको दफ्तर बुलाना चाहते थे, जिनके मैनेजर ने आपको फोन किया था? हाँ, वो साहब का उनकी कहानी बात की आगे की जानने में ज्यादा इंटरेस्ट है मेरा। वो साहब का ये था सर, मेरा एक टारगेट था। मैंने साहब को, वहाँ अधिकारी साहब को, उन्होंने मेरे को बोला कि मैं आपका क्लब नहीं चलने दूंगा। मैंने बोला सर जज को भी अधिकार नहीं, कोर्ट को भी अधिकार नहीं है कि आप किसी का बिजनेस बंद करवा दो। ये है, कोई किसी का बिजनेस बंद नहीं करा सकता। मैंने मेरा बिजनेस शुरू किया, व्यवसाय मैंने शुरू किया है, जब मैं चाहूंगी तभी बंद करूंगी। मैं किसी के कहने से नहीं कर सकती, कि कोई जबरदस्ती आके नहीं करा सकता। आप लोग जोर लगा लो बंद कराने के लिए और मैं जोर लगा लूंगी चलाने के लिए। मैं फिर ऐसी हो चुकी थी। तो वो साहब का बाद में ये हुआ कि मेरा टारगेट 20 का 31 था, जो 19 का लास्ट था वो मेरा लास्ट था, क्योंकि 3 से 4 साल की मतलब क्लब लाइफ होती है अच्छी।
बस। एक एक जगह लोग नहीं जाते ना, एक एक जगह कितने लोग जाएंगे। तो 4 साल मैंने चलाया। पर मैंने तो सुना है कि 4-5 साल लोग क्लब चलाते हैं, फिर उसको रिनोवेट करते हैं ताकि उनको लोगों को नई जगह मैंने नहीं लगने। चलाया सर, क्योंकि डिस्टर्ब हो रहे थे बहुत। बच्चे बीमार हो रहे हैं, नींद नहीं हो रही है पूरी। तो छोटे बच्चे थे, तो और फिर मेरा भी अदर भी बिजनेस था। सीरियल चालू है, क्राइम पेट्रोल मूवी चालू है, शूट चालू है, ऑफिस था इधर। तो अकेला इंसान कितना देखेगा, और बच्चे मेरे बीमार रहने लगे। तो मैंने फिर खत्म कर दी ये चीजें कि नहीं करना, क्योंकि अपने पास और बिजनेस हैं, बहुत सारे बिजनेस थे। साहब का ये हुआ सर कि टारगेट बना लिया मेरे को पूरा, कि इस औरत को निकालो यहाँ से। उन्होंने 31st का मेरा मेरा टारगेट था कि दोनों जगह इन्वेस्टमेंट हुआ था, शिप पे भी और यहाँ भी। और मुझे पता था कि ये लोग यहाँ पे करेंगे कुछ ना कुछ, टारगेट मेरे को। बीच में 1 मिनट रोकता हूँ, आपका वो जो शिप था उसमें कितनी बड़ी पार्टी हो सकती थी? कितना बड़ा शिप था सर वो? वो 4 फ्लोर का था। 4 फ्लोर का? हाँ, नीचे कव्वाली वगैरह चलती थी, जो सूफियाना होता है। बीच में रूम थे 25, अच्छा। 12 ऐसे, और सबसे ऊपर किचन था। हुँ। किचन था और ओपन रेस्टोरेंट था। अच्छा, तो डेक पर। वो पार्टनरशिप में था। हाँ। ये मेरा सोलो था, जो नाइट अच्छा, क्लब था वो जी। सोलो था मेरा। ठीक है, तो आपका वो जो टारगेट था वो वो नए साल का। वो टारगेट था ऐसा कि मैं गई थी, थोड़ा बाहर गई थी मैं उसी दिन। तो सब सेट किया हुआ था, जो लीकर वगैरह एक्साइज से लाना सारे वो। मेरे को पता था ये लोग टारगेट करेंगे, तो सारे लाइसेंस वाइसेंस जो भी, मैंने एक पेपर पे भी कमी नहीं छोड़ी कुछ भी, कि ये आके टारगेट करें। लेटर इन्होंने सबको दिया कि सुबह 5 बजे तक चलाने का, सबको लेटर मिला, मेरे को भी मिला। तो इन लोगों ने पूरा एक वो बना लिया, और इन्होंने बोला कि एलएसटी नहीं चलेगा 31st को। मैंने आपके आपके जो क्लब था उसका नाम एलएसडी था? एलएसटी नो लिमिट। अच्छा, उसका फुल फॉर्म है लव स्माइल डांस। लव स्माइल डांस, अच्छा। तो इन्होंने टारगेट किया, तो मैं गई थी बॉम्बे के बाहर, 200 किलोमीटर में गाड़ी चला के आई। तो कुछ तबीयत भी मेरी डाउन हो रही थी, तो मेरे बेटे को मैंने फ़ोन किया, बड़े वाले को, कि ऑल सेट? बोलता है यस, आप घर चले जाओ, कोई टेंशन नहीं है। मेरा मन नहीं माना, क्योंकि मेरा छोटा वाला बेटा हॉस्पिटल से आया था, और वो फिर शिफ्ट सँभाला उसने, बड़ा वाला यहाँ था। वहाँ का मेरे को टेंशन नहीं था, यहाँ का टेंशन था। बट पूरा मैंने प्रॉपर टीम सेट किया हुआ था यहाँ पे, एक्स्ट्रा मैंने टीम को खड़ा किया 31st के लिए, क्योंकि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हुआ था। तो उसमें जब मैं वहाँ से, मेरा मन नहीं माना, तो मैं सीधा क्लब पे आ गई। मैं आई, मैं गाड़ी, वो वैले वाला तो अपना स्टाफ था, उसने मेरी गाड़ी ली। देखा तो 4 गाड़ियाँ पुलिस की खड़ी हैं, अपने क्लब के नीचे। मैंने बोला भाई ये क्या हुआ? तो एक बंदा आया कि ये लोग, हम पूरी फाइल थी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी किसी भी पेपर में। बोलते एलएसटी नहीं चल रही, पूरा क्राउड इन्होंने नीचे निकाल के रखा। 8:30 से 9 बज रहे थे। तो जैसे ही मैंने एंट्री की, तो जो मेरे पीआर वगैरह थे, सब इतने खुश हो गए कि गोड़ मदर आ गई, चलाओ, वो अपना आप संभाल लेंगी नीचे। आई वहाँ पे, तो बहुत 3-4 गाड़ियाँ खड़ी वहाँ पे, सीनियर ऑफिसर खड़े वहाँ। तो बोलते कि मैम एलएसटी नहीं चलेगा। मैं क्यों नहीं चलेगा भाई? एलएसटी क्यों नहीं चलेगा? एलएसटी तो चलेगा, वो तो कोई रोक नहीं सकता। आप कमी बताओ क्या है? तो एक है अपने जो एक्स, वो है, सीएम रह चुके हैं, उनके भी लोग थे, हुँ। नाम नहीं लूँगी। कोई बात नहीं। तो बोले नहीं मैम, ये आप, हम आपके पीछे हैं, आप खड़े हो जाओ। वो पहली बार ही मिले थे मुझे, मेरे बेटे के पहचान के थे। तो बोलते हैं कि एलएसटी तो मैम नहीं चलेगा, ऊपर से ऑर्डर है। मैंने बोला ऊपर से किसका ऑर्डर आ गया? आप बात कराओ, किसका ऑर्डर, किसने ऑर्डर दिया है? सर, सीनियर से लेके और जितने भी ऊपर अधिकारी थे, सबके फ़ोन स्विच ऑफ। मैं सबको फ़ोन कर रही हूँ, भाई किसने अधिकार दिया है, किसने ऑर्डर दिया है? आप बताओ तो सही मेरे को। तो जो वहाँ 3 स्टार थे, वो बोले कि मैम हमारा ऊपर से ऑर्डर है। मैंने बोला सर मैं समझ रही हूँ, ऊपर से ऑर्डर आया होगा आपको, तो ऑर्डर किसने दिया है? आप ये बताओ तो सही, उनको बुलाओ। मैं रीज़न पूछूँगी क्यों नहीं चलाने दे रहे वो, क्यों बंद करना है? हालाँकि क्लब मैंने चालू करवा दिया था, मेरा सारा टीम गया ऊपर अपना, ये लोग पार्टी शुरू कर दी इन्होंने। अच्छा, यानी जिन लोगों को, ग्राहकों को नीचे बुलाया था आपने सबको वो ऊपर मेरे भेज। देखते ही गोड़ हुँ। मदर आ गई, चलाओ डीजे। अच्छा, तो वो तो गए सब अपना और आप करने। नीचे इनसे निपट रही हैं अकेली? हाँ, मैं तो पूछ रही हूँ ना, ऊपर से ऑर्डर किसने दिया? भाई कोर्ट ने दिया है, नहीं ऊपर से, अब भगवान ने दिया क्या ऊपर से? ऊपर-ऊपर बोल रहे हो तो लेके तो आओ किसने दिया है? अब जब सब ऊपर, तो सबके फ़ोन बंद, वो फ़ोन कर रहे हैं, उनके वो बंद, मैं कर रही हूँ। तो भाई तो मैंने बोला सर मैं अभी रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, जा सकते हो यहाँ से, क्योंकि क्लब बंद नहीं होगा किसी भी कीमत पे, और मैं खड़ी हूँ यहाँ पे। यहाँ से लिफ्ट में भी पैर रख दिया ना, तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं है। मेरा टारगेट सिर्फ़ आज का है, सिर्फ़ आज का टारगेट है मेरा।
मैं तो वैसे भी मेरे को कल ताला ही मारना है इस पे। तो किसी की हिम्मत नहीं आने की ऊपर। अच्छा। वो अपने ऑफिसरों को गाली दे रहे हैं, अधिकारियों को, जो फ़ोन बंद करके बैठ गए। ये साले खुद फ़ोन बंद करके बैठे हैं और हमको यहाँ भेज दिया। हमें फँसा डाला। हमें फँसा डाला। कोई नहीं आया वहाँ पे। सुबह 8 बजे तक क्लब चलाया बैठ के टेबल पे ऐसे ही, ताला मार दिया। फिर वो जो थे जिन्होंने फ़ोन करवाया था साहब। साहब, उनका जिनसे मैंने क्लब लिया था वो भी डिपार्टमेंट वाले थे एक्स, तो उनका कुछ कनेक्शन था आपस में। तो बोले अभी क्लब की चाबी दिलवा दो। मैंने बोला डिपॉज़िट दे दो वापस। सर ऐसे हो गए थे ये लोग कि बाहर मिलते ही नहीं थे मेरे से। अच्छा। जो भी मिलता था, भाई पुलिस स्टेशन आ जाओ। मैं बोली सर मेरे को एक वर्दी दे दो यहीं बिठा लो। तो वो मतलब कोई ये क्लब जिनका क्लब था, कोई भी बाहर मिलने को तैयार नहीं। सब बोलते थे हम तो पुलिस स्टेशन में मिलेंगे। अरे मैं शेरनी थोड़ी ना हूँ, खा जाऊँगी तुमको भाई इंसान हूँ मैं भी। उसके बाद मैंने बोला तो आप मैं चाबी दे दूँगी, मेरे को वैसे भी रखना नहीं है, आप अपना सामान देख लो, मैं अपना देख लूँगी। तो बोलते नहीं डिपॉज़िट तो नहीं देंगे। मैंने अरे! तुम्हें चाबी नहीं मिलेगी फिर। और डिपॉज़िट कितना था? 50 लैक्स। 50 लाख रुपए और हाँ। वो 50 लाख हजम करना चाहते थे। हाँ, अच्छा। हजम कर रहे थे सारे। कोई एमएलए आ रहे हैं कहीं से, कोई उनके भाई आ रहे हैं, वो फ़ोन धमकियों भरे फ़ोन आ रहे हैं। भई मैंने बोला जिसको जो करना है कर लो, मैंने लॉक लगा दिया। फिंगरप्रिंट भी मिल गए, तो फिर खैर नहीं है, छोड़ूँगी नहीं मैंने बोला। फिंगरप्रिंट भी मिल गए ना किसी के, जब तक मेरा डिपॉज़िट नहीं आएगा मैं आपको प्रॉपर्टी नहीं दूँगी। 13.5 लाख रुपए की प्रॉपर्टी के 9 महीने ताला लगा के रखा मैंने। अच्छा। किसी की हिम्मत नहीं हुई। 9 महीने में मेरा जब डिपॉज़िट वापस आया तब मैंने इनको चाबी दी। अब सोचो इन्होंने लॉस कितना किया। लेकिन आपका तो वहाँ पूरा सामान लगा हुआ था, उसका आपने क्या किया? निकाला, लाइट वाइट? सारा निकाला, सामान पूरा फाड़ा अपना, लाइट वाइट सब निकाली मैंने। हाँ, 4-5 गाड़ी सामान निकला, पूरा निकाला। इन्होंने साम-दाम, दंड-भेद सब लगाए कि डिपॉज़िट ना देना पड़े। लेकिन मैंने बोला 50 पैसे भी नहीं छोड़ूँगी, मेहनत की कमाई है। तो दिया इन लोगों ने फिर बाद में। अच्छा। और ये जो घटना हुई थी इसके बाद में आपने क्लब पूरी तरीके से वो बंद कर दिया? फिर बंद कर दिया क्योंकि डिस्टर्ब हो गए थे सर, लाइफ डिस्टर्ब हो रही थी, बच्चे बीमार रहने लगे, नींद नहीं हो रही, खाना नहीं हो रहा है। अभी मैं पूरा दिन ऑफिस पे रहती थी, फिर मेरे को क्लब पे आना पड़ता था, फिर 3 से 4 बजे घर जा रही हूँ सोने के लिए, फिर बच्चे भी परेशान हो रहे, छोटे बच्चे थे, इतने मैच्योर भी नहीं थे, तो परेशानियाँ तो होती है ना, बहुत सारी परेशानियाँ आई, फिर मैंने बंद कर दिया क्योंकि और इतने सारे बिजनेस थे अपना, वो संभालेंगे। आपको जो लोकल गुंडे होते हैं या इस तरह के जो कुछ पैसा वसूलने वाले पत्रकार होते हैं, लोकल स्तर के हाँ। आरटीआई एक्टिविस्ट होते हैं, इन लोगों से कभी कोई परेशानी नहीं हुई? बिल्कुल परेशानी हुई सर। किस तरह से? एक लेडीज़ थी, एक न्यूज़पेपर चलाती हैं वो आती हैं और 7 से 8 दिन तक 4-4 5-5 लोगों को लेके आ रही हैं, खा रही हैं, पी रही हैं और जा रही हैं ऐसे ही। फिर स्टाफ को बोला, किसको बोला पता नहीं उन्होंने, मैं बैठी थी, मैं बात करती नहीं थी, तो स्टाफ को बोला कि मैं 1 लाख रुपए महीना लूँगी, नहीं तो मैं तुम्हारा उल्टा-सीधा छापूँगी, रोज़। मैंने बोला वो मेरे को बोलता है कि मैंने बोला ये लड़की रोज़ आती है, ये कौन है? एक कोई आके रोज़ बैठा तो नज़र में तो आता है ना, तो बोलती है वो स्टाफ बोला कि मैम ये पत्रकार है और ये बोली अगर 1 लाख रुपए महीना नहीं दिया तो मैं छापूँगी। मैं गई वहाँ पे, मैंने बोला नाम क्या है तेरा? तो उसने नाम बताया अपना, छोटा ही न्यूज़पेपर लेके बैठी थी। तो मैंने बोला क्या बोला तूने कि 1 लाख रुपए महीना लेगी? नहीं तो उल्टा-सीधा छापेगी। तो बोलती है कि हाँ, मेरा काम है ये। मैंने बोला सुन, ये बिज़नेस मेरा है, तो तेरे को 1 लाख रुपए किस बात के दूँ मैं? तू 4-4 लोगों को लाके खा के पी के जा रही है यहाँ पे, तेरे को 1 लाख रुपए भी दूँ? तो मेरे यहाँ कुछ गलत हो रहा है? तो बोलती है नहीं मैं फिर हम तो पत्रकार हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैं कहा करो जाके बाहर। आज के बाद अगर पैर रख दिया ना यहाँ के, तो पैर हाथ में ही लेके जाने पड़ेंगे तेरे को। मैंने बोला मैं पैर को हाथ में लेके जाने पड़ेंगे, अब वो तू देख कैसे जाएगी। उस दिन से बाद में वो नहीं आई, लेकिन उल्टा-सीधा छाप रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, छाप जितना छापना है, कितना छापेगी? तो उसके छापने के ऊपर कभी किसी ने कोई एक्शन करने की कोशिश नहीं कुछ की? था ही नहीं, था कुछ नहीं ऐसी लेकिन एक्टिविटी थी ही नहीं सर। किसी को लूज़ पॉइंट मिले वहाँ पे, कुछ हुक्का नहीं, कोई ड्रग्स नहीं, कुछ नहीं, बस अपना आओ, एन्जॉय करो, पार्टी करो, अपने घर। इतना ही मेरा बहुत स्ट्रिक्ट वो था। किसी ने कभी एक्सटॉर्शन करने की, प्रोटेक्शन मनी माँगने की कोशिश नहीं की? सर वो तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। होती है तो यानी आपने दी इसका मतलब है। नहीं, मैंने एक्सेप्ट नहीं की कोई भी चीज़ें। वैसे एक्सटॉर्शन तो ये तो हर उसमें है कि भैया इतना दो, ये करो, नहीं तो ये कर देंगे। कॉल डालते थे, पूरी-पूरी रात कॉल डालते थे पुलिस को। क्या डाल देते हैं? कॉल डालते थे पुलिस को।
अच्छा, फोन करते थे आप? फ़ोन करते थे, कॉल कॉल हाँ। बोलते हैं उसमें कि कॉल आया हमारे पास, कॉल डाला किसी ने। 100-100 200-200 कॉल आते थे, डालते थे रात को लोग, डालो। पुलिस आती थी, देख लो क्या करना, बैठो आप भी। मैंने तो बड़े अधिकारी के पास जब मैं गई ना सर, मैंने बोला, "आप सर सुनी-सुनाई बातें बोल रहे हो, आप बैठो वहाँ पे मेरे पास आके, मैं कितनी सैलरी है, 1 लाख रुपए ज़्यादा दूँगी। आप खुद देखो ना अपनी आँखों से वहाँ क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा।" और सबसे बड़ी चीज़ तो डीवीआर है, उससे तो वो बच नहीं सकता ना कोई भी। आप डीवीआर में देखो। तो चीज़ें तो सर इतनी, आप सोचो ना, इतनी चीज़ें फेस कर ली और आज मैं क्या बन के बैठी हूँ। वो सब उन लोगों ने एक साधारण बिज़नेस शुरू किया और वहाँ से एक मैं माफ़िया बन के निकली हूँ, लेडी डॉन। तो इतने सारे लोगों को फेस करना एक अकेली औरत का, हाँ। तो जो मैंने आपको बताया वो मैंने फेस किया है। अब आप खुद अपने मुंह से बोल रही है लेडी डॉन बन के निकली हाँ। हूँ। हमारे दर्शक सारे के सारे आपको लेडी डॉन के नाम से मशहूर कर बोलते हैं देंगे। सर, मेरे को लोग फ़ोन पे बोलते हैं, डॉन साहब बोलते हैं, कोई साहिबा बोलता है, कोई चौधरी साहब बोलता है, कोई साहब जी बोलता है। मेरे 500 नाम निकाले हुए हैं। अच्छा। कोई मालकिन बोलता है, 500 नाम निकाले हुए हैं। और ये डॉन जो बनी मैं इससे क्लब से ही बनी हूँ। अच्छा, लेकिन इसमें अंडरवर्ल्ड का कितना दखल है मुंबई की नाइट लाइफ में या नाइट क्लब्स पूरा। के ऊपर? किस तरह से मतलब वो लोग दखल देते हैं? क्या उनका हाथ रहता है? सर क्या है, वो दखल देते हैं कि एक भई क्लब खुला है उसमें हमारी चलनी चाहिए, हमारे हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए। भई क्यों होनी चाहिए आपके हिसाब से चीज़ें? ना तो यहाँ से लड़कियाँ सप्लाई होती, ना यहाँ पे ड्रग्स चलता, ना पे यहाँ पे कोई अलग एक्टिविटी होती कि यहाँ पे लड़कियाँ इधर-उधर जा रही हैं या कोई नंबर पास कर रहा। आज तक मेरे क्लब पे सर ये कभी नहीं हुआ कि यहाँ से कोई लड़की किसी लड़के के साथ गई है या किसी लड़के को ने लड़की को छेड़ा है या कुछ किया है। मेरे इतने स्ट्रिक्ट मेरे रूल रेगुलेशन थे। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई गैंगस्टर ही सीधे आपके दरवाजे चढ़ आया कि चलो हमें पैसे दो, नहीं तो हम तो ये बंद करवा चढ़ने देंगे? नहीं दिया ना मैंने। अच्छा। बाहर के बाहर ही। हुँ। चढ़ना मत, पैसे खाना खाना है, दारू पीनी है, आके बैठो। अगर किसी ने यहाँ पे माँगने की वो करती, वो तो बाहर से बाहर ही निपटाया। अच्छा। अंदर आने नहीं दिया क्योंकि मेरे को गंदगी नहीं चाहिए। हुँ। मेरा लेडीज़ स्टाफ भी था, लड़कियाँ भी आती थी, मॉडल्स भी आती थी, हर ऐज के लोग आते थे। तो मेरे को तो उनकी सुरक्षा देखनी पड़ती थी। आप सोचो अगर एक चीज़ भी मेरी गलत बाहर आ गई, कौन आएगा वहाँ पे? अपना नाम खराब हो जाएगा वहाँ पे। काम किया और नाम के साथ किया सर। नाम बनाया उसमें, काम भी किया और नाम भी वहीं से बनाया मैंने। आपको ऐसा लगता है कि जो नाइट क्लब्स हैं, उसमें ड्रग्स सबसे बड़ी चुनौती है? बहुत बड़ी है सर, क्योंकि एक भी पकड़ा गया या पुलिस ने कोई एंट्री ले ली या जैसे लड़कियाँ, मैंने सुना है अदर क्लब्स में कि कोई सैंडल की हील्स में लेके आ गई है। अब लेडीज़ का तो लेडीज़ ही चेक कर सकती है, कहाँ-कहाँ छिपा सकती हैं लड़कियाँ, बट वो सबसे बड़ी चुनौती थी कि उसके लिए मेरी 4 लेडी बाउंसर रहती थी। अगर कुछ शक होता था, बाथरूम में ले जाके चेक करो, अच्छा। अगर कुछ है तो जाओ। ऐसा कभी हुआ नहीं। लेकिन ग्राहकों को इस तरीके से बॉडी फ्रिस्किंग करना और ये सब चीज़ें करना किसी भी नाइट क्लब के लिए कितना तकलीफ़देह हो सकता है। जो लड़कियां हैं वो फिर बाद में आना बंद कर देंगी और जब लड़कियां बंद कर देंगी तो उनके साथ में दूसरे जो उनके बॉयफ्रेंड्स या आते हैं, मर्द आते हैं, वो आना बंद कर देंगे। नहीं सर, वो सब चीज़ें ध्यान में रखते हैं, ऐसा तो है नहीं कि नंगा करके किसी को चेक करेंगे। पर्स कर लिया, जैसे रिंग्स का पता चलता था, फिर किसी के लॉकेट या पर्स, हील्स हो गया, वो सब अंदर चेक करते थे जाके लेडीज़। बॉडी कैविटीज़ में नहीं लेकर के आती हैं, सॉरी? बॉडी में रख करके कहीं छुपा करके ऐसे नहीं लाती हैं। नहीं, ऐसा तो कभी ऐसा इंसिडेंस मेरे यहाँ पे नहीं हुआ। और ड्रग्स जो है क्लब में एंट्री रोकना कितना मुश्किल काम है, सिर्फ आपके लिए नहीं, अदर क्लब्स क्या अलाउ करते हैं ड्रग्स? मेबी जो मैं कभी क्लब जाती नहीं हूँ, मैं कभी पहले भी नहीं गई थी, मैंने सिर्फ़ ये व्यवसाय के लिए खोला था, मैं कभी आज तक मैंने किसी भी क्लब में पैर एंट्री नहीं किया आज तक। लेकिन सुनने में आती हैं बहुत सारी चीज़ें, सब अपना-अपना सबका नज़रिया है, वो कैसे हैंडल करें, ना करें। बट मेरे यहाँ मेरे जो रूल थे बहुत स्ट्रिक्ट थे, मैं फिर से बोल रही हूँ। पूरे स्टाफ को पता था अगर ज़रा-सी भी गलती होगी तो उसी दिन अंदर जाएँगे हम लोग। कभी ऐसा कोई ऐसी ज़बरदस्त घटना हुई, गतिविधि हुई और उसमें आने के बाद में, फँसने के बाद में आपको ये महसूस हुआ कि ये तो ज़रा ज़्यादा ही हो गया और एक तरह से आपके सामने हार मानने लेने वाली स्थिति आ गई कि चलो छोड़ो यार, अब इस चीज़ से क्या, बंद करो इसको? ये तो सर एवरीडे आती थी।
बहुत अभी कितनी मेरे ऊपर अटैक हुआ, जैसे मेरा मुझे समझ गए मेरे भाई के सामने किया, लेकिन मैंने सर हमेशा आत्मविश्वास बढ़ा के रखा, अपना बना के रखा, और हमेशा मैंने उस पे जीत पाई है। एक आत्मविश्वास होता है ना कि मैं हैंडल कर सकती हूँ। मैं हमेशा, मेरा यही रहा है कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने हमेशा वही देखा है कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैं डिपेंड नहीं रहती किसी के ऊपर भी। आज आप किसी से एक फ़ोन करा दोगे, कल फ़ोन ही नहीं उठाएगा कोई, क्यों उठाएगा? तो मैं हमेशा वही करती थी कि मैं क्या कर सकती हूँ। अब सोचो, मैंने 3 थाने की पुलिस अकेले हैंडल किया, एक अकेली औरत ने, क्या खाने का काम है वो? लेकिन मैंने किया। तो मैं हमेशा, आज भी मैं वही सोचती हूँ कि कितनी भी बड़ी से बड़ी चुनौती आ जाए, कितनी भी बड़ी से बड़ी टेंशन आ जाए, मैं उसको, मेरे लिए अभी छोटी-सी चीज़ें लगती हैं, और दुनिया का, समाज का मैं ज़रा भी परवाह नहीं करती। मैं गलत ना करती, ना मैं गलत सहती, मेरा एक ही फंडा है बस। तो जब हमने किसी का कुछ आज तक लिया नहीं, किसी के साथ गलत किया नहीं, तो क्यों डरे हम किसी से? हुँ, बिल्कुल सही बात। डरता तो वो है ना जो चोर है। तो मैं मेरी लाइफ़ में बहुत क्लियर हूँ। अगर मेरे से गलती होती है तो मैं लाख बार भी सॉरी बोल दूँगी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं सामने वाले का सॉरी भी नहीं सुनूँगी। क्योंकि मैं अगर बात करती हूँ तो मैं क्लियर बात करती हूँ। और उसमें भी आप गलत कर रहे हो तो फिर मैं सॉरी बोलने के लायक हो ही नहीं तो। तो ये मेरा नज़रिया रहा है हमेशा। कभी कोई ऐसा कस्टमर आया जो जिसको देख कर के आपको भी अचरज हुआ हो, आपको भी लगा हो कि अरे! ये बंदा मेरे यहाँ कैसे आ गया? बहुत सारे आते थे सर, पॉलिटिकल भी नाम हैं, न लेते फ़िल्म हुए स्टार आप भी हैं, बहुत सारे आते थे। तो कोई कोई एक ऐसी आते थे शख्सियत लेकिन अच्छा फ़ील करके थैंक यू बोल के जाते थे, वो मेरे को सबसे अच्छा लगता था। कोई कोई एक ऐसी शख्सियत जिसके आप नाम भले ही ना रिवील करें लेकिन बताएँ कि उनके आने पे आपको वाक़ई बहुत अचरज हुआ और आपको लगा कि आज का दिन बन गया? हाँ, एक अपनी इंडस्ट्री की क्वीन है। हुँ। हुँ। जो है, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो भी यहाँ आ सकती हैं, हुँ। लेकिन आए तो अच्छा लगा थोड़ा। और जो उनको सेवा दी, जो उन्होंने, मेरे स्टाफ ने उनका खातिरदारी किया, एन्जॉय किया, उन्होंने, अच्छा लगा, और बाद में थैंक यू भी बोल के गए। कोई ऐसा वाक़या है जो आप भूल नहीं सकती हैं अपने जीवन में ये क्लब चलाते समय? 2 तो आपने मुझे बता दिए, उनके अलावा कोई किस्सा हो, कोई वाक़या हो, कोई हादसा हो? नहीं, ऐसा, ये तो 3 बड़े-बड़े किस्से थे। जो 31st का था, जो ये था अपना अटैक करने वाला था, और फिर जो आ रहे हैं वहाँ पे कि भई हम तो माफ़िया हैं, हम तो गैंग वाले हैं, तो भई ये सब चीज़ें हैं, याद रहती हैं सारी चीज़ें। इसमें इसमें सबसे बड़ा डर क्या रहता है? गुंडे लोगों का सबसे बड़ा डर है, पुलिस है, पॉलिटिशियन है या फाइनेंशियल लॉसेस हैं? सबसे बड़ा डर आपके क्लब के बिज़नेस में क्या है? सर, मेरे को सिर्फ़ फाइनेंशियल लॉसेस का डर था, बाकी मेरे को किसी का डर नहीं था। हुँ। किसी का भी मेरे को डर, मैंने बोला ना, डर का डीवी नहीं है, तो मेरे को किसी का डर नहीं था। मैं हर से चीज़ से लड़ने को तैयार थी, क्योंकि मैं गलत नहीं थी। डर क्या होता है, आपके पेपर वर्क में कमी है या आप कुछ इल्लीगल एक्टिविटी कर रहे हो वहाँ पे, तो सबसे बड़ा डर वही होता है। डरता कब है इंसान? जब चोरी करता है। राइट। तो अपना ऐसा कुछ था ही नहीं। हुँ। अपन बिज़नेस के लिए वहाँ बैठे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं बैठ के। मुंबई की नाइट लाइफ़ जो है, उसका भविष्य आप कैसे देखती हैं? क्योंकि अभी भी वो 1:30 की लिमिट है और एक वक़्त था जब मुंबई शहर के लिए कहा जाता था कि मुंबई जो है वो शहर है जो कभी सोता नहीं। और 92 का दंगे और 93 12 मार्च के जो बम कांड है, उसने इस शहर को जो है न केवल सोने वाला बल्कि सुनसान हो जाने वाला शहर बना दिया। बाद में धीरे-धीरे जो है वो हालात ठीक होने लगे, लेकिन बम कांड इतने हुए आतंकवादियों द्वारा और सब कुछ तमाम चीज़ें हुई, जिससे कि ये पाबंदी बनी रही और 10-11 बजे ही जो है क्लब्स, पब्स और शराब खाने, बार, डांस बार सब बंद होने लगे थे। अब 1:30 तक चल रहा है, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो लिमिट है 1:30 की ये हट जानी चाहिए? ये सर हटेगी, क्योंकि मुंबई जो है देश का सबसे सेफ सिटी माना जाता है। लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, जो लड़कियाँ भी, हम लोग भी हैं। मैं यूपी से हूँ, तो हम लोग 8-9 बजे के बाद घर से बाहर निकलने के लिए सोचना पड़ता है। तो मुंबई में मैंने शूट भी किया है, तो मैं सुबह 3-3 4-4 बजे आती थी शूट से, और ये क्लब से भी। तो मेरे को मतलब सबसे सेफ सिटी लड़कियों के लिए मुंबई है। तो मुझे लगता है कि ये हटेगा, और ये जो व्यापार है ये बढ़ेगा। ये जो 1:30 का जो ये है, क्वेश्चन है, ये हटेगा। मुझे ऐसा लगता है। आप ये चाहेंगी कि हटे, ये आप बिल्कुल चाहूँगी, रिकमेंड करना चाहेंगी? बिल्कुल चाहूँगी, और फिर हम भी क्लब खोलेंगे। मेरा अगला सवाल यही था कि क्या आप दोबारा इस बिज़नेस में आना चाहेंगी?
अभी तो सर एक्सपीरियंस इतना हो गया है कि मैं 5 क्लब तो भई अकेले चला सकती हूँ। अच्छा। क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस लिया है ना उस टाइम का 3 से 4 साल का, वो बहुत बड़ा था। उसने मेरी लाइफ बदल दी, उस नाइट क्लब ने। मैंने एक साधारण बिज़नेस सोचा था कि साधारण व्यवसाय है, सब कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, मतलब सब कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। ये नहीं पता था कि एक औरत के लिए कितनी चुनौतियाँ खड़ी हो जाएँगी वहाँ पे, लेकिन सबको पार किया। अच्छा। और अपने काम से जो लोग बोलते थे सर, मैंने अपनी मेहनत से और अपने आत्मविश्वास से मैंने सबके मुँह बंद कर दिए। फिर सब वाह-वाही करने लगे। नहीं, शालिनी जी ने बहुत अच्छा किया, शालिनी जी बहुत अच्छा काम करती हैं, शालिनी जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अरे स्ट्रॉन्ग तो आपने बनाया है, स्ट्रॉन्ग तो आप लोगों ने बनाया है। अगर आपने तो ये सारी दुनिया देख ली, समझ ली, जान ली, जी ली, पार भी कर ली, समस्याएँ, तकलीफ़ें, जो भी चुनौतियाँ आईं। मुझे ये बताएँ कि यदि महिलाएँ और भी नाइट क्लब बिज़नेस में आना चाहती हैं, उनको आप क्या सलाह देंगे? सर, मैं उनको ये सलाह दूँगी कि सब शालिनी नहीं बन सकती हैं। सब चीज़ मैं ये नहीं बोलूँगी कि महिलाएँ कमज़ोर हैं, मैं तो उन बहनों को यही बोलूँगी, आओ तो सीख के आओ। तजुर्बा उस चीज़ का लेके आओ, किसी के क्लब में जाओ, 2-4 महीने नौकरी करो और उन चीज़ों को सीखो कि लोगों से, चीज़ों से कैसे डील की जाती हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी और मैं आज औरत कम थोड़ी ना है आदमी से, सब कुछ कर सकती हैं। हर फ़ील्ड में औरत हैं आज, पायलट भी हैं, ट्रेन भी चला रही हैं, सारी फ़ील्ड में औरतें हैं। बट मैं इतना ही बोलूँगी कि मेरी बहनों आओ, तो पहले एक्सपीरियंस ले लो, सीख लो पहले, सीख के आओ और आना चाहिए औरतों को। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बहुत जल्दी एक शालिनी नाइट क्लब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्थापित होते हुए देख रहे हैं, जहाँ पे लड़कियां, महिलाएं आएंगी, आपसे ट्रेनिंग लेंगी और फिर आपके सामने चुनौती बन के खड़ी होंगी और बिजनेस शुरू करेंगी। बिल्कुल, मैं तो चाहूँगी आएँ मेरे साथ और हम लेडीज़ गैंग बनाएँ। लेडीज़ माफ़िया। तो नाइट क्लब माफिया या लेडीज गैंग बनाने की बात जो है, वेरी प्रिसाइसली मैं इसको कहूं तो एल कंपनी बनने वाली है। और ये एल कंपनी जो है आइंदा दिनों में कितनी खतरनाक होगी और क्या क्या करने वाली है किसी को पता नहीं है। ये अभी तो जो है वो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। लेकिन शालिनी से बात करके बहुत सारी ऐसे रहस्य जो है नाइट क्लब्स के बारे में हम लोगों के सामने आए और उनकी जिंदा दिली, उनकी जीवट, उनकी जो हिम्मत है, उसके भी हम लोग कायल हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया शालिनी जी, आप हमारे थैंक यू साथ आई सर। और हमारे दर्शकों के साथ में आपने इतने महत्वपूर्ण और एक ऐसी दुनिया के रहस्य खोले जिसके बारे में अभी तक किसी को कुछ पता ही नहीं था। हम आपके साथ में दोबारा जुड़ेंगे बहुत जल्द एक नए अंक के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। 5V मीडिया से आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, हमारे वीडियोज़ अगर अच्छे लगते हैं तो वो सबसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगले अंक का आप ज़रूर इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं हूँ विवेक अग्रवाल। जय हिंद।